Namaskaram, greetings from Setu Chakra. In this video, I'll be talking about Nehru and history writing. And particularly, my focus will be on how Nehru used to see history. What in his approach or what in his perspective history was all about. नेहरू इतिहास को किस दृष्टिकोण से देखते थे, इतिहास से वो क्या समझते थे और उनके दृष्टिकोण में इतिहास क्या था। इन सारी बातों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हम ये बता चुके हैं कि हमने इस बात पे डिस्कस किया था कि नेहरू बेसिकली हिस्ट्री को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिए और क्यों उन्होंने इतिहास की तरफ अपना रुख किया, बावजूद इसके that he was not a professional academician, he was not even a scholar, and he was not having any professional training as far as being a historian is concerned. He is more a maker of history than the writer of history. But in this video, we'll be telling about that what is history in the perspective of Nehru. नेहरू जब इतिहास को देखते हैं तो दो तीन प्रमुख बातें हैं उसमें। पहला कि वो इतिहास को एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखते हैं। उनके अनुसार किसी भी राष्ट्र के इतिहास को यदि हमें गहराई से समझना है, उनके उन कारणों को जानना है जो कि उन जड़ों में है, जिससे कि हम ये जाने कि इतिहास की कोई घटना क्यों हुई, उसके पीछे के ड्राइविंग फैक्टर्स क्या है, then in that case we cannot understand it by studying the history of a nation in isolation. To have a deeper understanding of the driving factors of different events, whether it be political, social, religious, in all aspects, it is important to also study and understand the contemporary events of the time. लेकिन जब हम इन समकालीन घटनाओं के अध्ययन की बात करते हैं तो ये समकालीन घटनाएं केवल हमारे राष्ट्र की नहीं बल्कि विश्व के अन्य राष्ट्रों की भी है। उस पर्टिकुलर टाइम में, उस समय में विश्व के अन्य राष्ट्रों में क्या घटनाएं घट रही थी, उनको समझना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि हिस्ट्री एक चेन की तरह काम करती है और एक घटना, एक राष्ट्र की घटना दूसरे राष्ट्र की घटनाओं को प्रभावित करती है। दूसरी चीज उनका ये कहना था कि इतिहास वास्तविकता में एक सभ्यता की कहानी है, मानव सभ्यता के विकास की कहानी है और ये अपने निरंतरता के साथ चलती रहती है। तो अगर हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि उनका जो इतिहास को देखने का नजरिया था वो ग्लोबल वे में था। एंड ही यूज्ड टू से दैट हिस्ट्री ऑफ एनी नेशन कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय स्टडीइंग द हिस्ट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर नेशन इन आइसोलेशन. If we want to have a deeper understanding of the events of history, we cannot confine it in one nation or two nations, but we have to see it from global perspective. और इसीलिए जब भारत के इतिहास को समझने की बात आती है तो वो कहते हैं कि यदि हमें विश्व का इतिहास समझना है तो हमें यदि हमें भारत का इतिहास समझना है तो हमें विश्व के इतिहास को देखना और समझना होगा। इसी वजह से वो जो वर्तमान पीढ़ी है उसके जो इतिहास को देखने और पढ़ने का तरीका है उससे ये बहुत उनका नजरिया अच्छा नहीं था। उनका ये कहना था कि जो वर्तमान पीढ़ी है दे आर जस्ट गोइंग थ्रू रॉट लर्निंग, वो बस सारी घटनाओं को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, एक कल्मिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है, कल्मिनेशन ऑफ नॉलेज हो रहा है, बट दे आर नॉट एग्जैक्टली अंडरस्टैंडिंग द चेन ऑफ इवेंट्स दैट आर हैपनिंग इन द पास्ट। दूसरा चीज जो वो कहते थे वो ये कहते थे कि इतिहास जो है वो मानव सभ्यता के विकास की कहानी है। He is very curious about what are the different civilizations in the world, how these civilizations were formed, how these civilization developed, इनका कैसे विकास हुआ। और इसी वजह से वो ये कहते हैं कि बेसिकली अगर हम इतिहास को इस दृष्टिकोण से पढ़ें तो हम ये देखेंगे कि इतिहास कुछ और नहीं बल्कि मानव के बर्बरता से सभ्यता के ओर जाने की, उसके विकास की ओर बढ़ने की एक कहानी है। And so we see lots of changes in history. इसीलिए इतिहास को उन्होंने रिकॉर्ड ऑफ चेंज कहा है। उन्होंने कहा इतिहास जो है उसमें हम बहुत सारे परिवर्तन देखते हैं। And so he has called history as a river.
ये एक ऐसी नदी है जो एक काल से दूसरे काल की ओर निरंतरता के साथ बढ़ती रहती है। हमने बहुत सारे क्राइसिस देखे, हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी, हमने बहुत सारे पतन के भी काल देखे, लेकिन फिर हम पलट के वापस आते हैं और लगातार बढ़ते रहते हैं। इसीलिए हिस्ट्री में हम चेंज भी देखते हैं और हिस्ट्री में हम कंटिन्यूटी भी देखते हैं। दीज आर द टू इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ हिस्ट्री। With change and with continuity, the river of history keeps on flowing to the unknown sea. Now, here in this reflection point, my question is, what was the purpose of writing glimpses of world history? इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य क्या था? आप वीडियो को पॉज करिए, थोड़ा सोचिए, और एक बार जब आपको हो जाए तो आप वीडियो प्ले कर सकते हैं। जब ये प्रश्न मैंने किया तो जरूर आपके मन में ये आया होगा कि अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को एजुकेट करने के लिए। दैट्स ओके, दैट्स द जनरल रीजन। बट जस्ट before this slide, before this reflection spot, we have also gone through his understanding of history and how he sees history. और जब हम उस चीज को इससे जोड़ करके देखेंगे तो वास्तविकता में वो इंदिरा गांधी को खाली एजुकेट ही नहीं कर रहे थे, बल्कि उनको बता रहे थे कि कैसे सभ्यताओं का विकास हुआ, और उनको अतीत की वो कहानी सुना रहे थे जो अलग अलग राष्ट्रों में मानव सभ्यता के विकास की कहानी है। जब सभ्यता की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे यूरोपियन और एशियन सिविलाइजेशन की भी बात आई, क्योंकि नेहरू जिस टाइम पीरियड में ये किताब लिख रहे हैं, ये वो टाइम पीरियड है जब कॉलोनियलिज्म, इंपेरियलिज्म एकदम चरम पे था, और इतिहास की बहुत सारी भारत के इतिहास की किताबें लिखी जा रही थी, बट दैट वाज बीइंग रिटन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंग्लिश, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंग्लिश, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द रूलर्स। और वो जिस दृष्टिकोण से इतिहास को लिख रहे थे, उनको इतिहास के लिखने का दृष्टिकोण साम्राज्यवाद को बढ़ावा देना, उसकी जड़ों को मजबूत करने वाला दृष्टिकोण। निश्चित तौर पे जब ये दृष्टिकोण होगा तो वो यूरोपियन सभ्यता को एक महान सभ्यता के रूप में दिखा। लेकिन जब इसी को नेहरू ने लिखा तो उन्होंने अपनी अंडरस्टैंडिंग जो बताई सभ्यताओं के विकास के मामले में, उन्होंने कहा इट विल बी फुलिश इफ वी वोंट रिकॉग्नाइज द ग्रेटनेस ऑफ यूरोप। वो कह रहे हैं कि यूरोप की सभ्यता तो महान थी, इससे हम नहीं नकार सकते, लेकिन ये भी उतनी ही बड़ी मूर्खता होगी अगर हम एशिया की सभ्यताओं की महानताओं को भूल जाए, क्योंकि एशिया की सभ्यता भी महान थी। तो यहाँ पे जो वो सुपीरियरिटी आ रही है, रेशियल सुपीरियरिटी आ रही है इंपेरियलिस्ट हिस्टोरियंस की, उसको वो नकार रहे हैं। वो ये तो नहीं कह रहे हैं, उनको वो हीन भावना से नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो अपनी सभ्यता को भी उसी के बराबर बैठा रहे हैं और एक साथ दोनों को पढ़ने और समझने और उसको स्वीकार करने का और उससे सीखने की बात कह रहे हैं। उन्होंने विश्व के अलग अलग सभ्यताओं के बारे में नरेट किया है अपनी बुक में, लेकिन उन्होंने इन सारी चीजों को लिखने के बाद ये बात कही है कि इंडिया और चाइना दो ऐसे राष्ट्र हैं जिन्होंने सभ्यताओं की निरंतरता को दिखाया है, बावजूद इसके कि ये दोनों राष्ट्र बहुत सारी मुसीबतों से, बहुत सारे क्राइसिस और बहुत सारे अंधकार के युग से गए, लेकिन इन सब ने सभी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए, उससे आगे बढ़ते हुए वो निरंतरता दिखाई है। जिस तरह की निरंतरता हमें इन दो देशों की सभ्यता में दिखती है, ऐसी निरंतरता हमें विश्व के किसी भी राष्ट्र की सभ्यता में, किसी भी सभ्यता में, चाहे किसी भी काल की बात हो, हमें इस तरह की निरंतरता नहीं दिखती है। So from that point of view, when he compares European and Asian civilization, निरंतरता के दृष्टिकोण से वो इन दो सभ्यताओं को ज्यादा महान मानते हैं। Now, when it comes to role of history, how Nehru sees and what is the role of history? इतिहास की भूमिका के बारे में नेहरू का ये कहना है कि अतीत से आगे बढ़ने के लिए, या यूं कहे कि वर्तमान और भविष्य को समझने के लिए अतीत को समझना बहुत जरूरी है। जब तक अतीत की नींव मजबूत नहीं होगी, जब तक उसकी फाउंडेशन नहीं होगी, जब तक हम अपनी जड़ों को नहीं जानेंगे, हम राष्ट्र के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में कभी भी आगे बढ़ नहीं सकते।
As just quoted here, one of the statements that I have taken from his book, Discovery of India. History is almost always written by victors and conquerors and gives their view. Or at any rate, the victor's version is given prominence and holds the field. But truth hides somewhere at the bottom of the deepest well, and falsehood, naked, unashamed, reigns almost supreme. वो कह रहे हैं कि जब हम इतिहास को देखते हैं तो इतिहास हमेशा विजेता के द्वारा लिखी जाती है। वो जिन्होंने कब्जा कर लिया हो उन्हीं के दृष्टिकोण से दिखाती है। या अगर हम एक दूसरा दृष्टिकोण देखें तो उनके दृष्टिकोण को नहीं भी दिखाएगी तो भी उनका जो वर्जन होता है वो हमेशा प्रोमिनेंट होता है। पर इतिहास में वास्तविकता, सत्य बहुत गहराई में और बहुत बेशर्मी के साथ कहीं अंदर छिपा रहता है, जिसको कि ये लोग बहुत बेशर्मी के साथ छिपा करके रखते हैं। और हमेशा जो शासन करने वाला होता है वो सुप्रीम होता है। इस कारण से इतिहास वो भूमिका नहीं निभा पाता है जो इतिहास को निभानी है। वो कह रहे हैं कि हिस्ट्री इज नॉट सिंपली रिकॉर्ड ऑफ यूरोपियंस और इंपेरियलिज्म और द किंग्स और द एम्परर्स, खाली राज्यों के युद्धों का और विजेताओं का एक लेखन नहीं है इतिहास, बल्कि वास्तविक इतिहास कहीं और है। वो उन लोगों के साथ है जो राष्ट्र को बनाते हैं, जो राष्ट्र के लिए काम करते हैं, जो जीवन की सभी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उसकी उत्पत्ति करते हैं। और इस तरह से बहुत सारे हजार तरीके हैं जिससे वो रिएक्ट करते हैं। Here again I have taken one of the statement from his book Glimpses of World History, जिसमें उन्होंने अपना इतिहास को देखने का जो नजरिया है उसको बताया है और ये दिखाने का प्रयास किया है कि विजेताओं द्वारा, राज्यों द्वारा, शासकों द्वारा, राजाओं, महाराजाओं, सम्राटों द्वारा लिखा गया इतिहास वास्तविक इतिहास नहीं है, बल्कि वास्तविक इतिहास वो इतिहास है जो उन लोगों द्वारा लिखा गया है जो इस राष्ट्र को चलाते हैं और बढ़ाते हैं। So it is a story of man's struggle for living. History is not limited to the record of battles, wars and victories, but there are many other aspects of history. यानी कि वो खाली डिप्लोमेटिक या राजनीतिक दृष्टिकोण से इतिहास को सीमित नहीं करते, वो उसका एक फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट भी लेते हैं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी लेते हैं, कल्चरल एस्पेक्ट भी लेते हैं। एंड ही सेज that if we have to understand history in a broader perspective, then it is important to take up all the different approaches of history. We should have a holistic approach towards history, and when we study history we have to take all these different perspectives, all these different facets of life, because this is also part of life. And when we are talking about history, we are talking about the story of mankind. And when we are talking about the story of mankind, that is not limited to political or diplomatic or military history, but there are different aspects and should also be studied and considered. So thank you so much. In the next video, I'll be talking more about Nehru's writing on history and what are the important features regarding that. Thank you, sir.